ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर का पार्ट 3 होगा और हम यहाँ पर पिछले 1 साल की करंट अफेयर पूरी कवर करने के लिए जा रहे हैं। पिछले 1 साल की करंट अफेयर का मतलब ये है कि 1 जून 2023 से लेकर और सितंबर 2024 तक की हम यहाँ पर करंट अफेयर कवर करेंगे और 1 जनवरी 2023 से लेकर और जून मंथ 2023 तक की हम करंट अफेयर जो उसके अंदर हॉट टॉपिक थे जिनसे ज्यादा चांस बनते हैं क्वेश्चन पूछने के, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम छोड़ने वाले कुछ नहीं है, सब कुछ करेंगे क्योंकि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर और एक और बात की आपको किस लेवल की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसके थ्रू बता रहा हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन देखने चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पिछले साल के क्वेश्चनों को देखते चले। ये जरूरी नहीं कि आपको जो करंट अफेयर पर बेस्ड पिछले साल के क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर पाओ, लेकिन ये बहुत जरूरी हो कि आपके दिमाग में वो बात बैठे कि भाई मुझको जब करंट अफेयर तैयार करनी है उस टॉपिक से जब वो आता है तो कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये आप यहाँ पर डेट देख लो कि आपका 27 अक्टूबर को पेपर है और अप्रोक्सीमेट 3.5 मंथ है। मैंने यहाँ पर पेपर सेकंड का जो सी सेट होता है उसके भी लेक्चर डालने शुरू कर दिए। अभी जल्दी ज्योग्राफी के आ जाएंगे। मैंने पॉलिटी के डाले हुए हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आयोग में पूछे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं और जो पॉलिटी के होते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, इनके पिछले साल के क्वेश्चन आप स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देते हो, देखिए आपके चांस 50% कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के, प्री को क्वालिफाइड करने के 50% चांस आपके कम हो जाते हैं। ये पिछले साल के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। आप समझ गए, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पिछले साल के क्वेश्चन का रिवीजन करके जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार करके जाते हैं, उनके 50% चांस ज्यादा हो जाते हैं प्री को क्वालिफाइड करने के। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द जनरल साइंस। ठीक है, करंट अफेयर तो जरूरी नहीं होता कि आप पिछले साल के, बस एक पैटर्न याद रखें कि आयोग कहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। तो हम पहली हमारी जो करंट अफेयर है वो गोपी ठोकाकुरा से है। तो देखिए आप पहले इसकी पिक्चर देख लो, ये एक पायलट भी है और ये एक बिजनेसमैन भी है। अब ये ऐसे पहले भारतीय बन जाएंगे जो एक टूरिज्म के तौर पर स्पेस में जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बोला एज ए टूरिज्म, एज ए टूरिस्ट। तो पहले सिटीजन कौन थे? देखिए पहले सिटीजन राकेश शर्मा थे जो स्पेस में गए थे। तो ये स्पेस में जाने वाले दूसरे पर्सन बनेंगे गोपी जी। और पहले कौन से थे? राकेश शर्मा, लेकिन एज ए टूरिस्ट ये पहले पर्सन होंगे, पहले इंडियन होंगे जो एज ए टूरिस्ट स्पेस में जा रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ईवीएम से रिलेटेड। मैं आज यहाँ पर ईवीएम का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ईवीएम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि ईवीएम का पहली बार यूज कब हुआ था। ये प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो जो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया, केवल आप अगर उन चीजों को पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट, उससे बाहर नहीं आएगा और आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी कि ईवीएम कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। तो हम अपना जो ईवीएम से रिलेटेड ये देखते हैं। देखिए ईवीएम की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। और ये इसको जो पहली बार मतलब ऐसा क्यों सोचा गया कि भाई ईवीएम बनानी चाहिए। देखो पहला जो पेपर होता था वो ऐसा होता था, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और आपका जो है उस पर वोट डालना होता था। ऐसा इस तरह नाम होते थे यहाँ पर, ऐसा किसी को मान लो कमल के फूल को देना, एबीसी नाम कैंडिडेट का भी होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी आप देख रहे हो कि 144 करोड़ पॉपुलेशन होगी। आज हम बात करेंगे कि 144 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है भारत की। अब ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इतने लोगों की काउंटिंग करना, 18-18 साल से एज जो ऊपर के एज के होते हैं उनकी वोटिंग करना, उनसे वोट डलवाना प्लस उन्हें काउंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आपने देखा होगा कि अपोजिशन को इस बार काफी सीटें मिली, अपोजिशन पार्टी को, लेकिन वो ईवीएम पे बहुत उंगली उठाते थे। उनको जब सीट नहीं मिलती तो ईवीएम पे उंगली उठाते थे। तो ये ईवीएम को एक ऐसा दोष देना भी खराब होता है कि देखो हमको अपने देश को आगे ले जाना है। ठीक है,
हमको देश को पीछे नहीं ले जाना है। कोई भी देश आगे जाना चाहेगा, तरक्की करना चाहेगा, ठीक है, बुलंदियों को छूना चाहेगा। जब आप अगर सपोज़ करो कोई भी पर्सन गरीब है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहेगा। अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, चाहे वो खुद मेहनत करे, और वो चाहेगा कि उसके बच्चे आने वाले जो एक आने वाला जो फ्यूचर है उसमें अपना भविष्य वो सिक्योर कर सके। अच्छी सैलरी, अच्छी जगह रहे, जो ज़िंदगी उसने गुज़ारी है वो ना गुज़ारनी पड़े उसको। ऐसे ही क्या आप चाहोगे कि हमारा देश जिस बुरे हालातों से गुज़रा है कि ऐसा ही गुज़रे? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अपोज़िशन पार्टी क्या करती है, उनको पता है कि देश का एक बड़ा तबका जो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उसको आप बहला सकते हो, फुसला सकते हो, उनको कास्ट पॉलिटिक्स खेल सकते हो उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें खेल कर अपोज़िशन पार्टी जो होती हैं, ये अपोज़िशन जो पार्टी होती है, चाहे स्टेट की हो चाहे, वो हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराती है। तो ईवीएम को दोष ठहराना, जबकि उनकी वो नकारीपन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो है उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स के अंदर वो रेपिस्ट उन्होंने गुंडे लाए हुए हैं, मतलब, और उन्होंने जो एक क्रिमिनल होते हैं उनको ला रखा है, जो वेपन्स का स्मगल करते हैं उनको पॉलिटिक्स में शरण दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वो बस पॉलिटिक्स में पावर को अपनी बचाना चाहते हैं, उसके मज़े लेना चाहते हैं। तो इसीलिए और लोगों को भी बेवकूफ़ बगाना बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। तो बार-बार आए दिन वो ईवीएम पर उनका एक सवाल ईवीएम को भी होना रहता है कि भाई ईवीएम खराब है। तो ईवीएम खराब नहीं है, इस बार उनको पता लग गया। लेकिन अगर हाँ, अगले जब कभी इलेक्शन होएँगे, अगर वो हार जाते हैं तो फिर से, या कम सीटें मिलती हैं तो फिर से वो वही रोना-रोना उनका रहेगा। तो ये तो ईवीएम के बारे में। तो 97 जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे हैंडल करें, तो 1977 में ये ऐसा महसूस किया गया कि यार कुछ ऐसी होनी चाहिए मशीन जिस पर हम ये फिजिकली जो हम वोट काउंट करते हैं, ये बड़ा ये एक, तो उसके लिए क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद में बेस्ड भारत सरकार की एक कंपनी है। तो इसको काम दिया गया कि आप एक ऐसी मशीन डिजाइन करो जिसमें हम ईवीएम, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही इसको यूज किया जाता है, अलग देशों में भी यूज किया जाता है, अमेरिका के अंदर भी यूज किया जाता है। इसके अंदर कोई ब्लूटूथ या फिर कोई वाईफाई से कनेक्ट करने वाली ऐसी कोई चिप नहीं होती है, एक बात ध्यान रख लेना। और फिर 1979 में इसका पहला एक नमूना तैयार किया, पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया। अभी देखिए जो इसको जो अभी मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये 2 कंपनियाँ, ये बेंगलुरु में है और ये यहाँ पर है हैदराबाद में। ये दोनों मिलकर जो है ईवीएम को बनाते हैं। तो हो सकता है एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि भाई ईवीएम को कौन-कौन सी 2 भारत सरकार की कंपनी बनाती है। देखो पीसीएस वाले क्या होते हैं, टुच्ची खबर को भी एकदम कभी-कभी वो बना देते हैं, और तो हालाँकि टुच्ची तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, लेकिन हाँ, हो सकता है इसमें वो दे दें। अब यहाँ पर मैं ईवीएम के बारे में दिखा देता हूँ कि देखिए ईवीएम जो होती है, आप यहाँ देखिए ज़रा, ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है। ईवीएम 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 तो ईवीएम के अंदर एक तो ये आता है और एक ये आता है। ये जो होती है आपको बैलेट यूनिट होती है ये बैलेट यूनिट होती है, और ये जो होती है इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल। और ये जो होती है ये वीवीपैट होती है, वीवीपैट। देखो ये भी ईवीएम का हिस्सा है, इसके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये भी ईवीएम का हिस्सा है। तो इन दोनों को, ये दोनों ईवीएम बनाती है, ये एक टाइप का प्रिंटर होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। ये जो होती है एक ऐसा एक थोड़ा-सा कंपार्टमेंट बना दिया जाता है, वहाँ पर ये जो बैलेट यूनिट होती है ये रखी हुई होती है, और साथ में रखा हुआ होता है ये वीवीपैट। तो वीवीपैट में एक प्रिंटर लगा हुआ होता है छोटा-सा, जो आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्क्रीन पर। तो आप जैसे ही मान लो आपको किसी को भी वोट देना है, तो उस जैसे यहाँ पर उसका नंबर, कौन से नंबर पर आपने वोट डाला है, उसकी तस्वीर और उसका जो चिन्ह है वो सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आप वो बटन दबाते हो तो यहाँ पर 7 सेकंड के लिए आपको ये दोनों आपके कंपार्टमेंट में मिलेंगे जहाँ पर आप वोट डालना चाहते हो। तो उस छोटे से कॉर्नर में आपको ये दोनों मिली हुई, कंट्रोल और एक ये बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट। अब ये जो जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो आपको स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाई देगी, जिसको आपने वोट दिया है उसका नाम, उसका चिन्ह और वो कौन से नंबर का था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो वे 7 सेकंड तक ये आपको दिखाई देगी, विजिबल होगी, उसके बाद में टूट कर इस बॉक्स में गिर जाएगी ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ ये जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वहां पर रूम के अंदर, ये उसके पास होती है, ठीक है। वो निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि हाँ वोट हो चुका है या नहीं हो चुका है, वो इस बात को डिसाइड करता है। तो ये ईवीएम के बारे में बात होगी। ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि ये कितनी देर के लिए उस स्लिप
जो है दिखाई देती है, ठीक है? ईवीएम जो जब आप वोट डालते हो तो वीवीपैट के अंदर जो स्लिप है वो कितनी देर के लिए विजिबल होती है, 7 सेकंड के लिए विजिबल होती है। यहाँ पर आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखो ये काफी न्यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कैसे वोट डाला जाता है। मैंने यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से इसको उठाया है। अब बात करते हैं पहली बार ईवीएम को कब यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कब यूज किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को केरला का इलेक्शन हुआ था 1982 के अंदर, तो ये उसको वहां पर यूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे हमारे पास दो एक्ट है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और एक 1951 है। रिप्रेजेंटेशन, दो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो हमारे पास ऐसे लीगल बैकिंग नहीं थी, मतलब कोई एक्ट नहीं बना हुआ था कि भाई पार्लियामेंट ने बोला है कि आप जो है पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया और उस एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आप कोई मशीन के थ्रू वोटिंग करवा सकते हो, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था। लेकिन इन्होंने मशीन से वोटिंग करा दी। केरला के अंदर 1982 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अंदर कि भाई पहली बार वोटिंग जो है ईवीएम से कब हुई थी, तो केरला के अंदर 1982 में हुई थी। ये बात याद रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये वोटिंग हुई थी, ये जो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, इसको कैंसिल कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो लॉ में लिखा है उसको इंटरप्रेट करता है, तो लॉ में कोई ऐसी बात ही नहीं लिखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप बैलेट पेपर से पेपर इलेक्शन कराओगे, ये इससे नहीं करा सकते हो आप मशीन से। फिर भारत सरकार ने 1819 के अंदर इस ये जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर बदलाव किया। उसके अंदर लिखा है कि भैया आप इलेक्शन चैप्टर नंबर 3 डाला उसके अंदर, और उसके अंदर लिख दिया कि भैया आप जो है वोटिंग मशीन से करा सकते हो। ये था ये हिस्ट्री इसकी। उसके बाद में क्या हुआ 1988 के अंदर, जब ये हो गया तो 1988 के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली इस सब वोटिंग कराई गई ईवीएम के थ्रू। आप समझ रहे हो, ईवीएम से पहली बार वोटिंग कब हुई थी, 1982 में हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। ये जो वोटिंग हुई थी, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लॉ ही नहीं बना हुआ था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये 2004 के अंदर 2004 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुए, तो इसको ईवीएम को 543 सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम से वोटिंग कराई गई। तो हम पीछे नहीं जाना चाहते, कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा कि जो ईवीएम है वो दो यूनिट से मिलकर बनी, कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट, और ये 5 मीटर का, जैसे यहाँ पर देखिए होता क्या है। हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि ये जो है कंट्रोल यूनिट है, और ये जो है बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाते हो। और ये आयोग के पास, वो आयोग नहीं, जो यहाँ पर एक ऑफिसर होता है उसके पास रखी हुई होती है। ये आपके पास नहीं होगी, आपके पास केवल दो चीजें रखी हुई होंगी। फिर ये स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक प्रिंटर लगा हुआ था, इसको वीवीपैट बोलते हैं। जैसा आपने बटन दबाया वो यहाँ दिखाई देगा 7 सेकंड तक। उसके बाद में तो इन दोनों के बीच में एक 5 मीटर का केबल लगा होता है। उस केबल के थ्रू ये ईवीएम ऑफिसर के पास रखी होती है, वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये उसके पास रखी हुई थी। ये आपके पास नहीं होती है, ये कंट्रोल यूनिट। ये बात याद रखना है आप, ठीक है? तो हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं वीवीपैट की। वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वोटर, देखिए ऐसा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अभी मैं ये बिहार से वो जो 69 बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था, तो वहां पर जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। आप समझ रहे हो ना, जीपीटी का फुल फॉर्म, क्योंकि वो एआई इस टाइम काफी न्यूज में है और ये ऐसे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो वीवीपैट न्यूज में हो सकता है आपसे पूछ ले। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वेरीफाइड ऐसे भी बोलते हैं इसको, वेरीफाइड, वेरीफाइड भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी आता है। अब देखो इसके बारे में पता है। अब हुआ क्या, देखो अब एक तरफ तो ये मशीन लगी हुई है ईवीएम, जिसमें आपने बटन दबा दिया, एक साइड कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। शुरू में जब ये सिस्टम चला था 1982 में, तो ऐसा पता नहीं लगता कि भाई मैंने बटन दबाया, जैसे मान लो मैंने किसी को, ए बंदे को मैंने ए को मैंने वोट दिया, तो मुझे मुझे कैसे पता लगा, एक बीप होती थी इसके अंदर, ठीक है भैया हो गया वोटिंग। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई वो वोटिंग हुई है नहीं हुई है, कैसे पता लगेगा? तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2010 में सभी पार्टियों ने ये बोला कि भाई देखो यार, कुछ ऐसा भी लाओ जिसमें उनको पता लगे, ट्रांसपेरेंसी लाओ कि भाई हम मैंने वोट डाल दिया, मुझको स्क्रीन पर कुछ दिखा दे जाए और कुछ पता लग जाए। तो इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है एक टेक्निकल कमेटी बनाई, ठीक है? एक टेक्निकल कमेटी बनाई और इसके अंदर इनको यही दिया गया था कि भाई इसमें कुछ करो। तो इन्होंने जो है एक प्रिंटर बनाया, मतलब प्रिंटर तो नहीं बोलेंगे, नाम है इसका वीवीपैट, स्पेशल नाम है, लेकिन आपको समझने के लिए ये बनाया इन्होंने एक
ये मशीन आप जो देख रहे हो, इस मशीन के अंदर ये जो मशीन होती है, देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा है, इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की जाती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आयोग ऐसे क्वेश्चन फ्रेम स्टेटमेंट फ्रेम कर देता है कि अलग से इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई से कनेक्ट किया जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर से कोई। इसमें इनमें स्टैंड अलोन डिवाइस होती है। ये स्टैंड अलोन डिवाइस का मतलब कोई से बाहर से सप्लाई नहीं देनी, कोई से अलग से बैटरी नहीं लगानी बाहर से, कोई से वाईफाई से नहीं कनेक्ट करना कि वाईफाई चला गया या ब्लूटूथ से, कुछ नहीं करना होता है। इसके ये जो यहाँ वीवी पैड देख रहे हो, ये वीवी पैड, वो इसको वीवी पैड बोलते हैं, वीवी पैड। तो ये जो वीवी पैड होती है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई होती है और एक प्रिंटर लगा होता है। तो जैसे आप वोट डालोगे तो आपको स्क्रीन पर, इस वाली स्क्रीन पर वो दिखाई दे जाएगा कि भाई ये जो है आपने किसको वोट डाला। 7 सेकंड के लिए ही वो दिखाई देगा, फिर उसके बाद में वो जो स्लिप है वो कट के इस डब्बे में गिर जाएगी। ठीक है, तो इस डब्बे में ये स्लिप कट कर गिर जाती है। तो इसी मशीन को बनाने के लिए, जो मैंने वीवीपैट बोला, इसी मशीन को बनाने के लिए 2011 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि इसका काम यही था। इन्होंने ये वीवीपैट बना दिया। अब ये जो वीवीपैट बना दिया तो भारत सरकार ना, सिंपल सी बात है भाई, इनको कंडक्ट जो रूल होते हैं उनमें तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल 1961 में बदलाव किए और इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज कर दिया कि भाई यहाँ वीवीपैट यूज कर सकते हो। अब देखिए, वीवीपैट का पहली बार यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पर। आपको कभी भी करंट अफेयर में से वीवीपैट कहाँ से यूज करा, ये मैंने सारा बता रहा हूँ, इसका सारा सब कुछ यहाँ से पता लग जाएगा, चाहे आप किसी भी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो। तो पहली बार जो वीवीपैट था, इसका यूज नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2013 में किया गया, ये बात याद रखना। और जब 2014 के जनरल इलेक्शन हुए, ठीक है, जो लोकसभा के इनको बोलते हैं, उसके अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वीवीपैट का यूज किया गया। समझ गए आप, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो अब वीवीपैट मैंने यहाँ पर इसके बारे में दे दिया कि ये आप एक बार पढ़ लेना। ये जो होती है वीवीपैट की, इसमें एक 22.5 वोल्ट का एक बैटरी लगी हुई होती है और इसमें एक प्रिंटर लगा हुआ होता है और एक डिस्प्ले लगी हुई होती है जो आपको दिखाई देती है। ये इसके अंदर एक प्रिंटर होता है, इस मशीन के अंदर एक प्रिंटर होता है, ये डिस्प्ले होती है, बस और कुछ नहीं होता, एक बैटरी लगी हुई होती है। 3 चीजें से मिलकर ये वीवीपैट मिलकर बनी हुई है। तो ये आप, मैंने भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया आपको। और आप, मैंने यहाँ पर जो चीज़ों को हाईलाइट किया, मैं ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बना कर भी और वैसे भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं ओरियन या मार्स 2, ये एक क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन क्यों करें हम भाई, क्या क्यों जरूरत है। देखिए यहाँ पर ये मैंने 2023 का एक क्वेश्चन था, तो मैंने वहां से इसको उठाया था, नहीं 2022 में शायद पूछा गया था, मैं भूल गया, पता नहीं कौन सा था। तो यहाँ पर एक मैंने एक क्वेश्चन उठाने वाला था, लेकिन आयोग ने पूछा था वहां पर कोई वेपन न्यूज में था, तो उससे क्वेश्चन था। तो जो भी वेपन न्यूज में हो, अच्छा वेपन हो, तो वो न्यूज में पूछा जाता था कि ये वाले जो हमारी जो ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। तो ये पूछी न्यूज में थी, तो आयोग ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये न्यूज में है, ये वाला हमारे पास। तो सर्विलेंस सिस्टम है, ये किसका है। देखिए, इसको यूएसए ने और इसराइल ने मिलकर डेवलप किया है। और ये सर्विलेंस सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम का मतलब ये एआई बेस्ड एक जेट है, तो ये उड़ता रहता है ऊपर। अब देखिए, सैटेलाइट से भी सर्विलेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब कभी भी थंडर स्टॉर्म, बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो पूरी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाता है, तो हम पता नहीं कर पाते। और उसी टाइम में मान लो कोई अटैक करते, मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करते, जैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें बरसाई थी, इतने सारे, तो उससे बचने के लिए ये सिस्टम, इस सिस्टम का यूज किया गया था। ठीक है, इसका ओरियन। अब मार्स 2, अब ये जो इसके अंदर सारी चीजें, सारे सेंसर लगे हुए, एआई से लैस है, ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, तो इसको उड़ाया जाता है और ये पूरा देखता रहता है हर जगह से, कोई बाहर से कोई थ्रेट तो नहीं है। जैसे ही आएगा तो जो अगर ये जैसे ही आता है तो जो ईरान ईरान सॉरी, ये जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसको एकदम खबर करेगा और वो एक्टिव हो जाएगा, फिर वहां से मिसाइल लॉन्च हो जाती है, फिर उसको जो टारगेट होते हैं ये न्यूट्रल कर दिया जाता है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एरियल क्राफ्ट है और भारत सरकार इसको कंसीडर कर रही है क्या इसको भी इंडेक्ट किया जाए, क्योंकि ईरान में सरप्राइजली एकदम बहुत सारे मिसाइल अटैक कर दिए थे इसराइल पर। तो इसराइल ने सारे के सारे जो टारगेट थे वो न्यूट्रल कर दिए थे, तो इसका एक रीजन यही था। तो इसलिए भारत सरकार भी सोच रही है इसको कंसीडर करने के लिए कि क्या इसको हमारे जो बेड़ा है उसके अंदर इसको शामिल किया जाए या ना किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। ये यहाँ पर फोटो है इसकी, मैंने आपको बता दिया क्यों याद करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है, हर साल 11 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम याद करनी जरूरी होती है, नो वन
लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अब आप 140 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े मेले में कोई ना कोई तो खो जाएगा, तो कैसे हो सकता है कि आप किसी का हाथ पकड़ लो। ऑन एन एवरेज दिल्ली के अंदर काफी रेप होते हैं, काफी बच्चे गायब होते हैं, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई पुलिस एक्शन होती है, जो बड़े केस होते हैं लाइमलाइट में आ जाते हैं, उनका खुशी होता है। ये सब बहुत नॉर्मल बात है जैसे इंडिया के अंदर। और कौन करता है ये सब? ये भारत के लोग ही करते हैं, रेप भी भारत के लोग करते हैं, भारत के लोगों का मर्डर भी यही करते हैं। तो मैं बस छोड़ो ये सारी चीजें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये आंकड़ा दिया गया है कि 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक पूरे वर्ल्ड की, और ये यहाँ पर पढ़ लेना, तो ये इतना भी जरूरी है। अब बात करते हैं ये वाला, ये बहुत जरूरी है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी होगी। मैंने पीछे आंकड़ा बताया था 144 करोड़ पॉपुलेशन बताया था। तो वो क्यों बताया था? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम होता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसने 2024 में ये जो रिपोर्ट जारी की थी, इस रिपोर्ट का नाम था इंटरवुवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ द होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। क्यों जरूरी है ये टाइटल का नाम? देखिए, कभी कभी जो आयोग होता है, पता नहीं सुट्टा मार कर बैठते हैं या क्या करते हैं, वो ऐसे भी नाम देखे यहाँ पर, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए कुछ चीजों के आपको पता होना चाहिए कि भाई वो ऐसा, उनको और कुछ नहीं मिलता है, 150 क्वेश्चन भरने होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं से भरना ही चाहते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन 144.17 करोड़ हो चुकी है, और चाइना की आप देख सकते हो इतनी है। तो और यहाँ पर जो मतलब नेक्स्ट 77 ईयर्स में भारत की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी इसको 200 मल्टीप्लाई कर दो तो 882 इतनी करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी नेक्स्ट 77 ईयर्स में। 68% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज जो है 15 से 64 साल के बीच में है इस टाइम। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिसी में भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी में 2.1 रखा हुआ है रिप्लेसमेंट रेट, और ये इस टाइम हो गया है हमारा 2.1 इस टाइम करंटली। तो अब ये बहुत जरूरी है। अब ये जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, होता क्या है? देखिए, एक औरत अपने जो उसका जीवन काल होता है, कितने बच्चों को, जीवन काल का मतलब यहाँ पर उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, क्योंकि माना जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड उनका कोई 16 एज पैदा करता है और 50 या इतने साल तक चलता है, मतलब इस साल में वो बच्चों को जन्म दे सकती है, यही उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो इस रिप्रोडक्टिव पीरियड में वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, दैट इज द उसका टोटल फर्टिलिटी रेट, ही बोलो, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ल्ड वाटर डे जो है हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम लेवरेजिंग वाटर फॉर द फीस। अभी आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो दिल्ली के अंदर देखिए, आम आदमी को इन सारी चीजों को हम हर बार आप दूसरों पर ठेकरा नहीं फोड़ सकते हो। वाटर की बहुत बड़ी किल्लत थी, बहुत ज्यादा, हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ी किल्लत थी यहाँ पर, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही थी, लेकिन ये लोग इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते, बस एक दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो इनसे ब्लेम करने से आपको काम नहीं चलेगा। आपको रियलिटी में, आप लोग को लोगों ने सत्ता में लाया कि आप ना ब्लेम करें, आप काम करें। अभी बहुत सारी चीजें थी, मतलब लोगों को पानी पीने के लिए नहीं दे रहे, यहाँ पर टैंकर माफिया। तो और इनका स्टेटमेंट क्या रहता है आप वालों का कि बीजेपी कर रही है। देखो, बीजेपी अगर कर रही है तो आपका कोalition, कांग्रेस का जो कोalition है, वो आपका जो कांग्रेस है वो कोalition जो है कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस, पानी कहाँ से आता है? हिमाचल से। जो हरियाणा के पास भी पानी हिमाचल से आता है, तो लेकिन हिमाचल ने भी मना कर दिया पानी देने के लिए कि हम नहीं देंगे। तो जब आपके कांग्रेस वाले नहीं दे रहे पानी आपको, तो बीजेपी एक्स्ट्रा पानी क्यों दे? जितना भी एग्रीमेंट में लिखा था वो उतना पानी दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, तो वो फालतू पानी नहीं दे सकते। तो मतलब ऐसे लड़ाई चलती है, मैं ऐसी बात आ रही थी, मैं बता डाला ही मैंने। तो
अब ये ऐसा बोलते रहते हैं क्योंकि लोग जो है मोस्टली दिल्ली हो या बड़े-बड़े शहर मोस्टली पॉपुलेशन जो है नंगे भूखे की मतलब उनको पढ़ा नहीं है, बहलाया, फुसलाया जा सकता है। तो इसलिए ये वोट बटोरने के लिए और ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सही है, क्या गलत है, उसके फैसले आप ले सको। तो चलो छोड़ो ये तो पॉलिटिक्स की बात थी जो कि हमको करनी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी बात आई थी। तो मैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी की किल्लत को लेकर आने वाले चाहे कोई 2 देशों के बीच में लड़ाई हो या 2 स्टेट के बीच में, तो ये लड़ाई जारी रहेगी या 2 घरों के बीच में लड़ाई। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई करंट अफेयर में।